हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का किस प्रकार से उद्भव होता है, किस प्रकार से उसका विकास होता है, आज उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा वंश चल रहा था जब विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। तो वो समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत में। हमने दिल्ली सल्तनत की वीडियो अपलोड कर दी है। मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने क्रम वाइज टॉपिक वाइज सभी वीडियो अच्छी तरीके से पिक्चर के माध्यम से डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। अगर आपको प्राचीन कालीन इतिहास की तैयारी करनी तो बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ में, पिक्चर के साथ में मैंने एशियन की कंप्लीट वीडियो यानी टॉपिक वाइज कंप्लीट पूरी सीरीज मैंने अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्राचीन कालीन इतिहास का में प्रत्येक जो टॉपिक है उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, आज हम पहुंच गए हैं मध्यकालीन इतिहास के विजयनगर साम्राज्य के टॉपिक पर। और वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का शासन चल रहा था जब विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। और इसके पश्चात में हम अभी बारी बारी से पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय जो चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है वो 1336 ईस्वी में होता है। तो यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था उस समय दोस्तों? चल रहा था तुगलक वंश। और उस समय जो सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस समय तुगलक वंश चल रहा था उस समय दक्षिण भारत में देखा जाए तो दो साम्राज्य का उदय हुआ। सबसे पहले जो साम्राज्य बनता है विजयनगर साम्राज्य, कैसे उदय होता है इसका आगे हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये विजयनगर साम्राज्य का, इधर तुंगभद्रा नदी है और यहाँ इस साइड में कृष्णा नदी पड़ती है। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये दोआब कहलाता है और इसे कहते हैं रायचूर दोआब। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रायचूर दोआब। और इस दोआब के लिए ये दोआब क्या होता है? ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, इसीलिए इस दोआब के लिए हमेशा संघर्ष बना रहता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है। देखिए, अब विजयनगर साम्राज्य पहले तो इतना इसका साम्राज्य नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, जो राजा यहाँ पर आते हैं उनके द्वारा इस साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर इसका उद्भव विकास होता है आगे चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर बहमनी सुल्तान का ये एरिया है और इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू प्राप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ सा अब जो युद्ध होता है तो सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ इसके ऊपर जो ये पूरा आप देख रहे हैं ये सब तुगलक वंश चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो राजपूत राजा थे वो राज कर रहे थे। ये देखिए, ये यहाँ से बहमनी साम्राज्य था और ये जो साम्राज्य था ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य क्या करता है, धीरे धीरे वारंगल, गोलकुंडा और हैदराबाद, ठीक है, और बीजापुर, इन पर क्या करता है, अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। किन किन राजाओं के साथ में युद्ध करना पड़ता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, थोड़ी सी कहानी अब समझिए। विजयनगर साम्राज्य का उदय किसके शासनकाल में होता है? वो होता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, जो तुगलक वंश के शासक होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बहाउद्दीन गुरशप। इसके द्वारा बार बार दक्षिण भारत में जा करके, दक्षिण भारत में सभी राजाओं के पास में जाकर के दिल्ली सल्तनत के लिए सबको उकसाता रहता था। और इसी कारण क्या होता था, जितने भी राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर ले रहे थे। इसीलिए इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ हुआ मोहम्मद बिन तुगलक और उसने अपने सैनिकों को भेजा किसको पकड़ने के लिए? बहाउद्दीन गुरशप। लेकिन क्या होता है, बहाउद्दीन गुरशप भाग करके किसके पास में चला जाता है? दो छोटे सामंत होते हैं, एक का नाम होता है हरिहर और बुक्का। ये दक्षिण भारत में दो सामंत होते हैं। अभी ये राजा नहीं बने हैं, ना किसी राज्य की इन्होंने स्थापना की है। ये छोटे सामंत होते हैं जिनके पास में थोड़ी मोड़ी कुछ सेना होती है। ठीक है, लेकिन बहाउद्दीन गुरशप क्या करता है, यह इन्हीं के पास में चला जाता है। किसके पास में? इन्हीं के पास में रहने लगता है। इधर सैनिक आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के और वो क्या करते हैं,
बहुत खोजते हैं लेकिन कहीं भी इसका पता नहीं चलता है गुरसप का, ठीक है। अंततः इसे पता चलता है कि एक हरिहर और बुक्का नामक दो जो भाई हैं, इनके यहाँ शरण में है कौन, बहाउद्दीन गुरसप। और ये क्या करता है, क्रोधित होकर के जो सैनिक होते हैं वो इनके साथ में, बहाउद्दीन गुरसप के साथ में हरिहर और बुक्का को भी लेकर चले जाते हैं कहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी समझ में आ गई कि जो बहाउद्दीन गुरसप होता है, इसी के कारण हरिहर और बुक्का भी पकड़ा जाता है। और ये दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों, ये पहुँच जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब ये पहुँच गए हैं, देखिए मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कौन है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अपने सैनिकों के साथ में बैठे हुए हैं। जैसे ही देखते हैं तीन लोगों को, ये हो गए हरिहर, बुक्का, और साथ में पकड़ लाते हैं किसको, गुरसप को, और इनको तीनों को जेल में डाल देते हैं, तीनों को जेल में डाल देते हैं, कठिन कारावास में डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो विद्रोह था दक्षिण में जो उकसाया जाता है किसके द्वारा, गुरसप के द्वारा, ये विद्रोह शांत नहीं होता, जिसके कारण गुरसप को तो ये कारागार में डाल देते हैं। लेकिन अंततः ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हरिहर और बुक्का हैं, इनके साथ में एक और काम करते हैं। ये तो ऑलरेडी मुस्लिम होता है लेकिन ये हिंदू होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, किससे कहता है, हरिहर और बुक्का से, और नहीं तो इसको, इन दोनों को दंड यानी मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाती है। तो इसीलिए क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर ये स्वीकार कर लेते हैं दोनों मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं ना दोनों। अब क्या होता है, ये लगभग 6 महीने तक दिल्ली सरकार के दिल्ली में ही रहते हैं, यानी जो दिल्ली सल्तनत है इसी के दरबार में रहते हैं 6 महीने तक। और ये अच्छी तरीके से वहाँ पर कार्य कर रहे होते, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इनको रिहा कर देता है। और रिहा करने के पश्चात में इनको भेज देता है, कहाँ भेज देता है, दक्षिण में जो इनके जो विद्रोही होते हैं, इन विद्रोहों को दबाने के लिए भेज देता है दोनों भाइयों को। जैसे ही ये आते हैं अभी विजयनगर साम्राज्य का उदय नहीं हुआ है, ये जैसे ही दक्षिण में आते हैं, ये क्या करने लगते हैं, विद्रोह को दबाने लगते हैं और वहाँ पर छोटे से राज्य का निर्माण करते हैं, जिसका जो नाम होता है वो दोस्तों हम्पी होता है। जैसे ये पहुँचते हैं यहाँ पर, इनको इनके एक गुरु मिल जाते हैं जिनका नाम होता है माधव विद्यारण्य, ठीक है। कौन मिल जाता है, माधव विद्यारण्य। अब क्या होता है, माधव विद्यारण्य जैसे जैसे ही मिलते हैं कौन, हरिहर और बुक्का, तो माधव विद्यारण्य से कहते हैं कि आप, क्योंकि ये अब तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुके हैं, तो विद्यारण्य क्या कहते हैं कि ऐसा है कि आपको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया गया है, यदि आप चाहें तो हिंदू धर्म में आ सकते हैं, आपका शुद्धिकरण किया जाएगा और आप हिंदू धर्म में फिर से वापस आ जाएंगे। माधव विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर के दोनों भाई क्या करते हैं, ये हिंदू धर्म फिर से अपने हिंदू धर्म में आ जाते हैं और एक नगर की स्थापना करते हैं, जिस नगर का नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। ये करते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर भी जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और जो तुगलक वंश होता है उसकी नैया डामाडोल हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, कौन, हरिहर और बुक्का, ठीक है। ये दोनों भाई थे। माधव विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर ये मध्य काल में स्थापित, ये देखिए माधव विद्यारण्य से ये क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं और मध्यकाल में स्थापित होने वाला पहला ये हिंदू राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अगर मध्यकाल की बात की जाए तो पहला दक्षिण में पहला हिंदू राज्य था, ठीक है। अब क्या होता है, पहले इसका नाम जो विजयनगर था इसका नाम था हम्पी या हस्तिनावती, ठीक है। यह नगर बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो इस प्रकार से जो हरिहर और बुक्का हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई है और अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने अपना शासन किया, ठीक है। पहले संगम वंश का शासन रहता है जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। दूसरा जो शासन रहता है वो शालू वंश का रहता है जो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहता है। तुलुक वंश का शासन रहता है 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक। आरबीडू वंश का रहता है 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों का कुल शासन रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है कि विजयनगर साम्राज्य पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में देखते हैं सबसे पहले जो वंश आता है संगम वंश, ठीक है। तो हरिहर बुक्का ने जो वंश प्रारंभ किया वो अपने पिताजी, ठीक है,
अपने पिताजी, ये इनके पिताजी हैं, इनकी बहुत ही इच्छा होती है कि हम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें, लेकिन ये इनसे नहीं हो पाता है। लेकिन इनकी इच्छा पूर्ति कौन कर देता है? हरिहर और बुक्का जैसे ही आते हैं, कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से वापस लौट करके ये नया एक नगर बनाते हैं। कौन सा? विजयनगर। और उस पर ये अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। और क्या होता है? संगम वंश का जो प्रथम शासक होता है वो होता है हरिहर प्रथम, ठीक है। जो हरिहर प्रथम होता है वह बड़ा भाई, यानी बुक्का का बड़ा भाई होता है हरिहर प्रथम, ठीक है। ये क्या करता है? 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो होती है 1336 को। इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, याद रखना। अनेगुंडी को क्या करता है? सबसे पहले अपनी राजधानी बनाता है। हरिहर प्रथम के शासनकाल में 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। कितने वर्ष बाद? 17 वर्ष के बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई जाती है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है? इस पूरे साम्राज्य का नाम पड़ जाता है विजयनगर, क्योंकि उस समय का जो विजयनगर का क्षेत्र होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से अनुकूल होता है, जिसके कारण अपनी जो राजधानी है वो विजयनगर ये लोग बनाते हैं और वहीं से ही राज करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विजय अभियान, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कौन? हरिहर। हरिहर, इनको आप प्रथम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हरिहर द्वितीय भी आएंगे, इसीलिए आपको हरिहर प्रथम बोलना है। हरिहर प्रथम ने क्या किया? 1346 ईस्वी में। कब? 1346 ईस्वी में होयसाल साम्राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात में दोस्तों इसे भीषण, इसमें क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध के पश्चात में लेकिन इन दोनों भाइयों की वजह से क्या होता है? होयसाल को ये जीत लेते हैं और इसे विजयनगर साम्राज्य में इसको मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से 1346 ईस्वी में इनकी विजय होती है और इनका जो विजयनगर का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। इसके पश्चात में 1347, एक वर्ष के पश्चात में ये क्या करते हैं? बहमनी साम्राज्य, हमने बताया था जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के उस पार का जो क्षेत्र था वो था बहमनी साम्राज्य का, तो उस पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात में ये अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाते, वहाँ पर एक संधि हो जाती है, ठीक है। संधि होने के पश्चात में ये यहीं पर बात रुक जाती है और 1356 ईस्वी को, कब? 1356 ईस्वी को हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं जो प्रथम शासक हरिहर प्रथम था उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इनके छोटे भाई जो बुक्का प्रथम होते हैं, ठीक है। 1356 से लेकर 77 तक यानी 22 वर्षों का इनका शासन रहता है। इन्होंने सर्वप्रथम मदुरई को जीत करके, किससे जीता? मदुरई को, ठीक है। देखिए धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। ये क्या करते हैं? मदुरई के ऊपर आक्रमण करते हैं और मदुरई को जीत लेते हैं। मदुरई को जीतने के पश्चात में ये कौन है? बुक्का प्रथम। इसने क्या किया? अपना दूत चीन भी भेजा, क्योंकि राजदूत इन्होंने क्या अपना चीन भी भेजा, जिससे कि इनके जो व्यापारिक संबंध है वो और अच्छे हो सकें। और श्रीलंका में भी कुछ स्थानों पर इन्होंने राजस्व प्राप्त किया। इसमें जो हिंदू धर्म को मान्यता दी, जिसके कारण इन्हें वेद धर्म प्रतिष्ठापक की भी उपाधि धारण की, किसने? बुक्का प्रथम ने, ठीक है। तो संगम वंश में बुक्का प्रथम के बाद में जो राजा हुए वो हरिहर द्वितीय होते, ठीक है। पहला हरिहर प्रथम और उसके बाद में हरिहर द्वितीय। इनका शासनकाल 77 से लेकर 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। हरिहर जो द्वितीय होते हैं वो संगम वंश के बहुत ही प्रतापी राजा होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसमें क्या हुआ कि बहमनी जो साम्राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ से बेलगांव और गोवा को इसने छीन लिया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। और बहमनी सुल्तानों ने बहुत बड़े बड़े आक्रमण किए, काफ़ी बार आक्रमण किया, लेकिन उसका वीरतापूर्वक खंडन किया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर ने जो विजयनगर साम्राज्य उसमें कनारा, मैसूर, तिचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को विजित करके विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत ही विस्तार किया। इसमें से लंका पर आक्रमण, उत्तरी भारत को लंका पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात जो उत्तरी श्रीलंका था वहाँ से इसने कर भी प्राप्त किया। एक अभिलेख के अनुसार जो हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे, जिनका नाम था माधव विद्यारण्य था, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदू धर्म को फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार किया था, वो माधव विद्यारण्य को एक अभिलेख में सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी कि सर्वोच्च प्रकाश का अवतार किसे कहा गया है? तो माधव विद्यारण्य को बोला गया, ठीक है। तो हरिहर द्वितीय के बाद में आते हैं विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का शासन केवल कुछ महीनों का रहता है। विरूपाक्ष हरिहर द्वितीय का पुत्र होता है। राजगद्दी पर बैठने के बाद इसे क्या होता है? देखिए
जो हरिहर द्वितीय होते हैं इनके दो पुत्र होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बार और क्रम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हरिहर प्रथम हुआ, फिर बुक्का प्रथम, फिर उसके पश्चात में हरिहर द्वितीय होता है। हरिहर द्वितीय के दो पुत्र होते हैं, विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय। जैसे ही विरूपाक्ष बैठता है शासन पर, वैसे ही बुक्का द्वितीय क्या करता है, इसका विरोध करता है। विरोध करने के पश्चात में इसको हटाकर बुक्का द्वितीय क्या करता है, आसन ग्रहण करता है, यानी राजगद्दी प्राप्त करता है, लेकिन केवल 2 वर्षों तक ही वो शासन कर पाता है। ठीक है, उसके पश्चात में उसको हटा दिया जाता है। हटाने के पश्चात में एक महान शासक, संगम वंश का महान शासक आता है, जिसका नाम होता है देवराय प्रथम। ठीक है, अभी तक कितने राजा हो चुके हैं, 4 राजा हो चुके हैं। ठीक है, देवराय प्रथम 4 नहीं 5 राजा हो चुके हैं। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर द्वितीय, उसके 2 पुत्र। ठीक है, 2 पुत्र हुए, विरूपाक्ष और बुक्का द्वितीय। देवराय प्रथम, इनका जो शासनकाल रहता है वो 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक रहता है। 1406 से लेकर 1422 ईस्वी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये सबसे पहले देखिए जो दक्षिण का क्षेत्र होता है वहाँ पर पूर्णतः अधिकार हो जाता है किसका, संगम वंश का। देवराय क्या करते हैं, अब सोचते हैं चलो उत्तर की ओर बढ़ा जाए, यानी मध्य भारत की ओर बढ़ा जाए, और ये बहमनी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बाद में ये क्या करते हैं, बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। उस समय जो बहमनी साम्राज्य का शासक होता है फिरोज शाह बहमनी। जैसे ही आक्रमण करते हैं, भयंकर युद्ध होता रहता है। भयंकर युद्ध मतलब काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहता है, भयंकर युद्ध होता है। और उसके पश्चात में देवराय जो प्रथम होते हैं वो क्या होते हैं, इस युद्ध में हार जाते हैं, जिसके कारण अब यहाँ जब हार जाते हैं तो क्योंकि इससे पहले जो कुछ क्षेत्र है उस पर अधिकार हो चुका होता है किसका, जब हरिहर द्वितीय आक्रमण करता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका बदला लेने के लिए एक संधि करनी पड़ती है कि अपनी पुत्री का विवाह, किसको, देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करना पड़ता है। इसके साथ साथ में 10 लाख हून क्या है, ये उस समय की मुद्रा थी, 10 लाख हून। ठीक है, उस समय की मुद्रा थी 10 लाख हून, तथा हीरे और हाथी देने पड़ते हैं किसको, देवराय प्रथम से को, जिससे कि वो दोबारा इसकी शक्ति इतनी क्षीण हो जाए कि दोबारा कभी भी बहमनी साम्राज्य पर ये आक्रमण न करे। तो देवराय द्वितीय को इतनी अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। इसके पश्चात में देवराय प्रथम क्या करता है, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इटली का एक यात्री होता है, इसका नाम होता है निकोलस कोंटी। ठीक है, 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करता है। और देवराय प्रथम ने और क्या काम किया, तो उसने क्या किया, जो सिंचाई की सुविधा को ध्यान दिया, इसीलिए उसने क्या किया, एक तुंगभद्रा नदी है ना, मैंने बताया था तुंगभद्रा नदी के किनारे ही स्थित है विजयनगर साम्राज्य, और उसके पश्चात में कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है, वो है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बीच का जो दोआब है, बीच में एक दोआब पड़ता है, रायचूर दोआब। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अनेक नहरें निकलवाता है कौन, तो ये दक्षिण का राजा होता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के दरबार में एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि भी रहते हैं, जिनका नाम होता है श्रीनाथ। क्या नाम होता है, श्रीनाथ। ठीक है, और 1422 ईस्वी में देवराय की दोस्तों क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात में नया राजा आता है देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र होता है, कौन पुत्र होता है, रामचंद्र एवं वीर विजय। गद्दी पर अल्पकाल के लिए बैठता है, यानी देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद में रामचंद्र और वीर विजय गद्दी पर अल्पकाल के लिए बैठते हैं। इसके पश्चात में वीर विजय का एक पुत्र होता है, इसका नाम होता है देवराय द्वितीय, ये गद्दी पर बैठता है। इसे दोस्तों इंद्र का अवतार माना गया है, किसका अवतार, इंद्र का अवतार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र का अवतार, मतलब इतना अच्छा व्यक्ति था ये देवराय द्वितीय। इसने क्या किया, अपनी सेना में अधिक से अधिक मुस्लिमों को भी शामिल किया। ठीक है, जिससे कि उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें स्थित में सुधार आता रहे। इसके साथ साथ में इन्हें क्या किया, जो तुर्की धनुर्धारी थे उन सैनिकों को शामिल किया, जिससे कि विजयनगर की सीमा का विस्तार हो सके। देवराय द्वितीय ने क्या किया, गज बेटकर, ठीक है, गज बेटकर यानी हाथियों का शिकार करने वाला, इस प्रकार की उपाधि धारण की। और ये क्यों धारण करता है, क्योंकि उस समय वो क्या करता है, उड़ीसा के राजा पर आक्रमण करता है और उसके पश्चात में ये उपाधि धारण करता है। इसके समय में फारस के एक शासक होते हैं शाहरुख ने क्या, अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आते हैं, तो संगम वंश के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। ठीक है, 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात में संगम वंश के मल्लिकार्जुन 46 से लेकर 65 और विरूपाक्ष जो द्वितीय होते हैं वो 1465 से लेकर 85 ईस्वी तक जो संगम वंश
का धीरे धीरे विस्तार चलता रहता है और अंततः क्या होता है, विरूपाक्ष द्वितीय जो अंतिम शासक होता है, इसके मृत्यु के पश्चात में ये जो वंश है पूर्णतः समाप्त हो जाता है और इसके पश्चात में एक नया वंश आता है जिसका नाम होता है सालू वंश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सालू वंश के बारे में। तो सालू वंश 1385 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहता है, यानी 20 वर्ष का शासनकाल रहता है सालू वंश का। ठीक है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सालू वंश की जो स्थापना करता है वह सालू नरसिंह करता है। सालू नरसिंह के 2 पुत्र होते हैं। देखिए, सालू नरसिंह भी क्या होता है, एक प्रकार का सामंत होता है संगम वंश के शासनकाल में, संगम वंश के शासन में। ठीक है, जो मल्लिकार्जुन होते हैं इनका सामंत होता है और बाद में क्या करता है, ये सालू वंश की नींव रखता है। सालू वंश के 2 पुत्र थे, एक का नाम था तिम्मा और दूसरे का नाम था इमाडी नरसिंह। ठीक है, तिम्मा की हत्या के पश्चात में इमाडी जो नरसिंह होता है वो गद्दी पर बैठता है और इमाडी नरसिंह के शासन में जो वास्तविक शक्तियाँ होती, सबसे गलत काम ये होता है कि जो वास्तविक शक्तियाँ होती वो होती हैं एक व्यक्ति के पास में जिसका नाम होता है नरसा नायक। ठीक है, नरसा नायक क्या करता है, धीरे धीरे वो कूटनीति करता रहता है और 1505 ईस्वी में नरसा नायक के जो पुत्र होता है उसका नाम होता है वीर नरसिंह। इसने क्या किया, इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और एक नया वंश स्थापित कर दिया जिसका नाम होता है तुलुव वंश। ठीक है, तो ये तीसरा वंश होता है, कौन सा वंश, तुलुव वंश। अब हम पढ़ेंगे तुलुव वंश के बारे में। तो तुलुव वंश जो चलता है 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक होते हैं वो वीर नरसिंह होते हैं। तुलुव वंश वीर नरसिंह सालू वंश के अम्माडी नरसिंह का एक सामंत होता है और ये क्या करता है, अवसर पाकर के उसकी हत्या कर देता है, अम्माडी नरसिंह की हत्या कर देता है और इसके पश्चात में तुलुव वंश की नींव रखता है इसका। लेकिन जो बचा हुआ जीवन होता है ये क्योंकि उस समय जो शक्ति का विस्तार होता है वो तुलुव वंश का अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ जो अन्य जो सामंत होते हैं वह बहुत ही अधिक क्या करते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा जो जीवन होता है, बचा हुआ जीवन होता है, विद्रोह दबाने में ही लगा रहता है और अंततः 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, ये है वीर नरसिंह, है ना, तुलुव वंश। तो तुलुव वंश के जो वीर नरसिंह के बाद में एक राजा बनते तुलुव वंश के, वो हैं कृष्ण देव राय। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति होते हैं कृष्ण देव राय और इन्हीं के दरबार में होते हैं तेनाली रामन। आपने तेनाली रामन के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो शासनकाल रहता है 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक रहता है। कृष्ण देव राय तुलुव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। इन्होंने क्या किया, बीदर के सुल्तान जो महमूद शाह या मोहम्मद शाह, ठीक है, महमूद शाह भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह, महमूद शाह या मोहम्मद शाह को हराया और उसके क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। अभी भी क्या विस्तार चल रहा है किसका, विजयनगर साम्राज्य का। और ये किसके समकालीन होता है, जो कृष्ण देव राय होते हैं वो बाबर के समकालीन होते हैं। देखिए उधर अभी हम बाबर के बारे में बात करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आएगा बहमनी साम्राज्य का आएगा, उसके पश्चात में हम बाबर की बात करेंगे। तो बाबर आ रहा है, ठीक है, बाबर आ गया है, उसके समकालीन होते हैं कौन, कृष्ण देव राय। ठीक है, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत का युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए 29 तक इसका शासन रहता है। तो बाबर ने क्या किया है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है बाबरनामा में कहा है कि जो दक्षिण का सर्वश्रेष्ठ राजा है वो कृष्णदेव राय है। सर्वश्रेष्ठ राजा की संज्ञा दी है किसको, कृष्णदेव राय को। 1512 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर रायचूर, अभी तक आपने सुना होगा ना, जो रायचूर का दोआब, इसी के लिए युद्ध हो रहा था। लेकिन अंततः क्या होता है, कृष्णदेव राय रायचूर के दोआब पर और एक इसका किला होता है गुलबर्गा का किला, ठीक है, इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है कौन, कृष्णदेव राय। ठीक है, अब ये क्या करता है, पूर्वी साइड में भी अभियान करता है। उसके पश्चात में ये उड़ीसा के शासक होते हैं राय प्रताप रुद्र को दोस्तों 4 बार हराता है, 4 बार युद्ध में हराता। अंततः क्या होता है कि इनकी जो पुत्री होती है राय प्रताप रुद्र की, उसके साथ में यह विवाह भी कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है। कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेलुगु जो संस्कृत के कवि हैं अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जो जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की। ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज, ठीक है, और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय के शासन में पुर्तगाली एक यात्री था, ठीक है, वो
जिसका नाम था डोमिगोस पायस, ठीक है, ये इन्हीं के दरबार में आया था। और थोड़ा पढ़ लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्व प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गज। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो अलसानी पेद्दन और तेनालीरामन थे, ठीक है। तेनालीराम के बारे में आपने सुना होगा। तो जो अलसानी पेद्दन थे उन्होंने मनचरित और हरि कथा सार लिखा है, और इनको तेलुगु कवि का पितामह भी बोला जाता है, ठीक है। कृष्णदेव राय ने क्या किया? स्थापत्य कला में हजारा एवं विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। और कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हो जाती है वो दोस्तों, ये मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। और कृष्णदेव राय की जो मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। इसके पश्चात में अच्युत देव राय 1529 से लेकर के, यहाँ पर थोड़ा सा अब याद रखना, 1500 थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना दोस्तों, 1529 से लेकर 1542 तक, ठीक है, 1529 से लेकर 1542 तक ये शासन रहता है किसका? अच्युत देव का। एवं तुलु वंश का अंतिम जो शासक होता है वो है सदाशिव राय। ये 42 से लेकर के 70 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद में सदाशिव राय की जो हत्या वो तिरुमल एक व्यक्ति होते हैं, वो तिरुमल कर देता है, और उसके पश्चात में ये आरबीडू वंश की नींव डालता है। कौन? तिरुमल। तो अब हम पढ़ेंगे आरबीडू वंश। आरबीडू वंश जो चलता है वो 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक चलता है। तुलु वंश के अंतिम शासक जो होते हैं सदाशिव राय की हत्या कर तिरुमल ने 1570 ईस्वी में आरबीडू वंश की नींव रखी। और विजयनगर साम्राज्य का यह चौथा और अंतिम वंश था, ठीक है। ये चौथा और अंतिम वंश कौन था? आरबीडू वंश। आपको याद रखना, पहला कौन? संगम वंश, और अंतिम वंश कौन सा है? आरबीडू वंश। इसकी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा या फिर कहीं कहीं पेनुगोंडा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? श्री रंग तृतीय था, जिसने तंजौर, मैसूर व मदुरई राज्यों का निर्माण भी करवाया। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश आता है, फिर उसके बाद में सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर आरबीडू वंश। इसको क्रम में लगाने के लिए भी आता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, और इसको सीरियल वाइज याद भी कर लेना है, और प्रथम और अंतिम भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर कुल कितने राजवंशों ने राज किया, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो सबसे पहले शासन किया था संगम वंश ने, ठीक है। फिर सालू वंश, फिर उसके बाद तुलु वंश, फिर आरबीडू वंश। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1336 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, इटली के यात्री निकोलस कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो ये आए थे दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भद्रा लिखा हुआ, आपको तुंगभद्रा समझना है, ठीक है। अगर हम देखेंगे सुमेलित कीजिए, तो संगम वंश की जो स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने की थी, सालू वंश सालू नरसिंह, और तुलु वंश की वीर नरसिंह, और आरबीडू वंश की तिरुमल ने की थी, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे दोस्तों बाबर के समकालीन। बाबर ने दक्षिण का सर्वश्रेष्ठ राजा कृष्णदेव राय को माना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरिहर बुक्का किस संत से प्रभावित होकर विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना करते हैं? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना, माधव विद्यारण्य से ये प्रभावित होकर, इनसे शिक्षा लेकर के ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और हिंदू धर्म भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया जाता है हरिहर और बुक्का को। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो गोलकुंडा दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भी, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों
तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं आपको जो मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ चल रही है, इसके पश्चात में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद में ज्योग्राफी यानी सभी जो टॉपिक वाइज़ आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएँगे। तो इसीलिए क्या करिए दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार से अच्छी वीडियो और पिक्चर के माध्यम से वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि लाइक से आपके लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम आपके ऋणी रहेंगे। आपको दोस्तों क्या करना है, एक लाइक कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।